हाँ जी, देखो हमारा टॉपिक चल रहा था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में हमने आहार नाल पूरा पढ़ लिया, पाचक ग्रंथियां पूरी पढ़ ली है। आज पढ़ेंगे मनुष्य में पाचन कैसे होता है, पाचन की जो कार्य की वो पढ़नी है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन वो पढ़ना है। ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना आपको, तो थोड़ा सा पहले नोट आउट कर लो कि हेडिंग लगाओ पहले तो मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि, ऐसे लिखो क्रियाविधि। मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि, मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि कैसे होती, क्या होता है। तो देखो, हालांकि मैंने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तब आपको बताया था कि सबसे पहले हम आहार पढ़ेंगे, फिर पाचक ग्रंथियां पढ़ेंगे, फिर मनुष्य में पाचन की क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो मैंने वहां पर 5 चरण बताए थे आपके सामने कि पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है बहिक्षेपण। ठीक है, आज उसी टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो पहले कौन कौन से चरण होते हैं, मैं एक बार नाम लिख लेता हूं। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा चरण आता है बहिक्षेपण। ये 5 चरण होते हैं पाचन की क्रियाविधि में, ये पांचों ही आपको पढ़ने हैं। देखो कौन कौन से चरण है, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। सबसे पहले शुरुआत करें अंतर्ग्रहण की, पहले चरण की। कौन सा चरण है, अंतर्ग्रहण। क्या क्या याद रखना है आपको, सुनना आप अच्छी तरह से। आपको देखो, हालांकि ये चीजें आपको तभी समझ में आएगी जब आप पहले वाली जितनी भी क्लासें डाली हुई है वो सब पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे आएंगे कृतनक दांत क्या काम करते हैं, चणवक क्या है, ऐसे शब्द आएंगे। लार ग्रंथि से लार निकलता है, टाइलिन है। अब ये टाइलिन, लार, कृतनक ये क्या है, तो इनको आप पढ़ने के लिए पहले वाली वीडियो में जाइए, तब जाकर तो ये समझ में आएगा। बाकी सीधा ये पढ़ोगे तो ये समझ में आने से रहा। ठीक है, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण का मतलब होता है, अगर मैं आपको सीधा सीधा कहूं, जैसे हमारी मारवाड़ी भाषा में, जैसे एक थाली है, थाली के अंदर रोटी ले ली, ठीक है, सब्जी ले ली, टुकड़ा तोड़ा, सब्जी के अंदर डुबोया और फिर उसको खाया, वही एक अंतर्ग्रहण है। वही क्या है, एक अंतर्ग्रहण। कैसे, मतलब मनुष्य या किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, किसी भी जीव या मनुष्य के द्वारा जो भोजन को ग्रहण किया जाता है उसको अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पता होगा कि मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। मनुष्य एक ऐसा जंतु है, एक सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब क्या है, सर्वाहारी का मतलब वो घास फूस यानी हरी सब्जियां और मांस भी खा सकता है, सर्वाहारी जंतु है। तो इसमें जो पाचन, जो अंतर्ग्रहण होता है वो 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। दोनों चरण के पहले मैं नाम लिख देता हूं। पहला है पहला चरण और दूसरा है द्वितीयक चरण, सेकेंडरी स्टेप। पहला चरण में क्या होगा, भोजन को चबाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, भोजन को निगलेगा। ठीक है, क्या क्या याद करना है, अंतर्ग्रहण में क्या है कि भोजन को ग्रहण करना, या परिभाषा लिखनी चाहो तो लिख लो, मनुष्य या किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, अतः उसमें अंतर्ग्रहण 2 चरणों में होता है। पहले चरण में क्या होगा, भोजन को चबाएगा। दूसरे चरण में जो भोजन चबा लिया है उसको क्या करेगा, निगलेगा। अब कैसे होता है, सबसे पहले की बात करें, चबाया जाता है। पहले चरण में क्या करता है, भोजन को चबाता है। चबाता कैसे, तो आपने पढ़ा होगा कृतनक दांत। ठीक है, कृतनक दांत का कार्य क्या होता है, भोजन को काटना और कुचरना। फिर पढ़ा आपने अग्रचर्णवक, प्रीमोलर और मोलर। अग्रचर्णवक और दूसरे आता है चर्णवक, इनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है।
क्या याद करना है कि पहले चरण में भोजन को कृतनक दांतों के सहायता से काटना और कुचलना काम किया जाता है और अग्र चणवक और चणवक के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। ठीक है, पहले चरण में ये होगा। अब क्या होगा कि कृतनक दांत भोजन को काटेंगे, कुचरेंगे, रदनक दांत भोजन को चीरेंगे, फाड़ेंगे, अग्र चणवक और चणवक दांत भोजन को चबाएंगे। और क्या होगा तो और मुख गुहा के अंदर क्या पाई जाती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, ये लार ग्रंथि क्या निकालती है, लार क्या निकालती है, ये लार। ये लार अब क्या करेगी कि हमारी जो जीवा होती है, आपने पढ़ा होगा जीवा क्या होती है, जीभ या टंग या जीवा एक ही बात है। ये जीभ क्या करेगी, अब इस भोजन के साथ लार को मिलाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? देखो, सबसे पहले दांतों के द्वारा भोजन को काटना, कुचरना, चबाना, ये सब काम किया जाएगा। जीवा जो भोजन को मुख गुहा के अंदर घुमाएगी, लार ग्रंथि लार निकालेगी। जैसे ही भोजन जीवा के द्वारा घूमेगा अंदर मुख गुहा के अंदर, तो लार ग्रंथि से जो लार निकल रही है वो भोजन के साथ मिल जाएगी। ठीक है, भोजन के साथ मिल जाएगी। अब क्या होगा कि लार ग्रंथि के साथ भोजन मिल गया है, जीवा ने घुमा लिया है, दांतों ने अपना काम कर लिया है, तो ये जो भोजन है अब एक पतली पेस्ट के रूप में बदल जाता है। इसको कहते हैं बोलस या निवाला। क्या कहते हैं, बोलस या निवाला। यह एक अंतर्ग्रहण का प्रोसेस है। इतनी बातें याद रखनी है आपको, 5-7 बातें। क्या क्या है बातें, तो देखो, सबसे पहले अंतर्ग्रहण में क्या आता है कि मनुष्य के द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, अतः इसमें जो अंतर्ग्रहण की क्रिया होगी वो 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में क्या होगा, भोजन को चबाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, भोजन को निगलेगा। अब भोजन को चबाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, कृतनक दांत भोजन को काटेंगे, कुचरेंगे, रदनक दांत भोजन को चीरेंगे, फाड़ेंगे, अग्र चणवक और चणवक दांत भोजन को चबाएंगे। ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। अब भोजन काटेगा, कुतरेगा, अंदर की ओर जो मुख गुहा के अंदर की ये प्रोसेस होगा। अब क्या होगा कि जो जीभ होती है, मुख गुहा के अंदर जो जीभ भी होती है, ये जीभ क्या करती है, ये भोजन को उसके अंदर घुमाती है, मुख गुहा के अंदर घुमाती है। जिससे क्या होता है कि जो लार ग्रंथियां वो भी कहाँ पाई जाती है, मुख के अंदर पाई जाती है। तो उस लार ग्रंथि से लार निकलता है जो उस भोजन के साथ मिल जाता है। तो भोजन के साथ जैसे ही लार ग्रंथि मिल जाती है तो भोजन एक पतली पेस्ट के रूप में बदल जाता है संरचना में, और इसको अब कहते हैं बोलस या निवाला। बोलस या निवाला, ये अंतर्ग्रहण का प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस आता है पाचन। पाचन क्या होगा, तो देखो पाचन कैसे होगा, क्या होगा, अब देखते हैं उसके बारे में। अब इस पाचन में आपको देखो, एक तो पढ़ना है मुख गुहा में पाचन, एक पढ़ना है आमाशय में पाचन, एक पढ़ना है छोटी आंत में पाचन, और एक पढ़ना है बड़ी आंत में पाचन। 4-5 बिंदु है इसमें। सबसे पहले हम बात करेंगे पाचन यानी डाइजेशन की। पाचन कहाँ कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले पाचन होगा मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा में पाचन, मुख गुहा में पाचन। डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। मुख गुहा के अंदर कैसे कैसे पाचन होगा, तो सुनो। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि मुख के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस लार ग्रंथि से लाइसोजाइम, देखो उस दिन कल वाले वीडियो में एक थोड़ी मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं समझ जाऊंगा। मैंने कल लाइसोसोम को बता दिया था कोशिका का शक्तिग्रह, जबकि कोशिका का शक्तिग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। लाइसोसोम को तो कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ठीक है, वो तो है लाइसोसोम, ये है लाइसोजाइम। तो देखो मुख गुहा में पाचन क्या क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुख के अंदर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। इस लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम। हमारे काम की चीज है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि स्टार्च होता है, इस स्टार्च को ये टाइलिन एंजाइम माल्टोज में बदल देता है। किस में बदल देता है, माल्टोज में। किस में बदल देता है, माल्टोज में। ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, मुख गुहा से। कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया यहां से शुरू, ये याद रखना है मुख गुहा में पाचन में।
क्या क्या याद रखना है? एक बात देखो, इसको नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तब तक मैं इंक भर देता हूँ। कर लिया? क्या याद रखना है? पाचन। पाचन सबसे पहले किस में पढ़ेंगे? मुख गुहा में पाचन। मुख गुहा में क्या याद रखना है कि मुख के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है। ये लार ग्रंथि लार का स्त्रवण करती है। इस लार का पीएच 6.8 होता है। लार में क्या क्या पाए जाते हैं? लार में टाइलिन एंजाइम, लाइसोजाइम, सोडियम क्लोराइड, श्लेष्मा आदि पाए जाते हैं। इनमें से जो टाइलिन एंजाइम होता है ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, अतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से ही। अगर याद रखना चाहो तो एक चीज और याद रखने ला कि इसमें एमाइलेज एंजाइम भी पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन में ये भी मदद करता है, एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, ये है आपको मुख गुहा में पाचन, ये याद रखना है। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे आता है दूसरा आमाशय में पाचन। किसमें पाचन? आमाशय में पाचन। उसमें क्या होगा? अब देखो सुनो, अब थोड़ी बातें आपको समझनी है और एक एक बातों को ध्यान से सुनना। दूसरा पाचन हम पढ़ेंगे आमाशय में पाचन, डाइजेशन इन स्टमच। आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन कैसे होगा, क्या होगा, किस प्रकार से होगा? तो देखो, अभी हमने बात की थी कि मुख गुहा के अंदर जो पाचन हुआ तो भोजन एक पतली पेस्ट के समान संरचना में बदल गया, जिसको आपने नाम क्या दिया था? बोलस या निवाला। बोलस या निवाला। अब ये बोलस क्या करेगा? ग्रसनी में जाएगा, ग्रसनी में ही जाएगा। अब आपको पता है कि ग्रसनी में पाचन तो होगा नहीं, तो ये ग्रसनी से कहां जाएगा? ग्रासनाल में जाएगा। ग्रासनाल में पाचन होगा नहीं, आपको पता है ग्रासनाल में भी पाचन किसी प्रकार का नहीं होगा। तो ये जो बोलस है ये सीधा आपका आएगा इस आमाशय में आएगा। बोलस कहां आएगा? आमाशय में। आमाशय में बोलस आएगा और इस आमाशय में जो ये बोलस या भोजन आ रहा है ये अब रुकेगा 3 से 4 घंटे तक। कितने घंटे तक रुकेगा? 3 से 4 घंटे तक। ठीक है, 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर भोजन रुकेगा। अब क्या होगा कि इस आमाशय के अंदर आपको पता है कि जठर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? जठर रस। जठर रस, ग्रेस्टिक जूस पाया जाता है। इस जठर रस के अंदर 3 चीजें होती है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक श्लेष्मा होता है, ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक श्लेष्मा होता है, और एक चीज क्या होती है आप बताओ? और क्या होता है? और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? कुछ एंजाइम। अब क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? देखो, सबसे पहले मुख गुहा में पाचन हुआ, बोलस बना, बोलस ग्रसनी में गया, ग्रसनी में पाचन नहीं हुआ, ग्रसनी से कहां गया? ग्रासनाल में, ग्रासनाल में भी पाचन नहीं हुआ। अब बोलस कहां है? आमाशय में। आमाशय में भोजन आते ही सबसे पहले क्या होगा? आमाशय के अंदर क्रुमा कुंचन गतियां होगी। क्रुमा कुंचन गतियां, क्रुमा कुंचन गतियां। इन गतियों के द्वारा भोजन को मथा जाता है। इन गतियों के द्वारा भोजन को मंथा जाता है। ठीक है, उसके बाद में आमाशय में भोजन 3-4 घंटे तक रुकेगा। ठीक है, जठर रस पाया जाता है आमाशय में। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अब क्या होगा कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस अम्ल का काम क्या है? आपको पहले बताया था मैंने कि ये जीवाणुओं को नष्ट करता है और भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। अब सुनना, सबसे पहले लार ग्रंथि ने पाचन को शुरू किया था। ठीक है, इस लार ग्रंथि का पीएच कितना था? 6.8 था, मतलब क्षारीय था। तो इस लार के द्वारा जो ये पाचन की क्रिया मुख में शुरू हुई थी, अब ये धीरे धीरे जो बोलस आया था आमाशय में, और आमाशय में कौन सा अम्ल निकल गया? HCl। HCl क्या है? अम्ल। तो ये कौन सी प्रकृति का होगा? अम्लीय। तो ये अम्लीय प्रकृति या HCl जैसे ही निकलेगा आमाशय में, तो लार के द्वारा जो पाचन की क्रिया प्रारंभ हुई थी वो अब बंद हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना पहला बिंदु। अब देखो, HCl अम्ल है, इस अम्ल
के जो दुष्प्रभाव होते हैं या अम्ल के जो साइड इफेक्ट होते हैं, इससे बचने के लिए आमाशय के ऊपर श्लेष्मा की यानी म्यूकस की एक परत पाई जाती है जो इस HCl के प्रभाव को बचाती है। ठीक है, अब इसमें पाचन कैसे होगा वो देखें। तो सबसे पहले कौन कौन से चरण होते हैं, तो हमने बताया था कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, यानी प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। तो कैसे होता है शुरू, सबसे पहले आमाशय के अंदर जो जठर रस है उसमें पेप्सिनोजन ये प्रोटीन है, इस पर HCl अम्ल क्रिया करता है जिससे ये पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में, इनएक्टिव फॉर्म में, और जैसे ही HCl अम्ल क्रिया करता है तो ये पेप्सिन में बदल जाता है। और पेप्सिन कौन सी अवस्था है, सक्रिय अवस्था है। फिर क्या होगा, प्रोटीन निष्क्रिय अवस्था में, इस पर जैसे ही HCl अम्ल काम करेगा ये अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, अमीनो एसिड। ये सक्रिय अवस्था में ये प्रोटीन का पाचन शुरू होता है इस प्रकार से। ये 2 चरण आपको याद रखने हैं आमाशय में। ठीक है, ये वाले। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मनुष्य में पाचन की जो क्रियाविधि होती है उसमें 5 चरण होते हैं। कौन कौन से, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। सबसे पहले हमने अंतर्ग्रहण शुरू किया था। अंतर्ग्रहण में हमने क्या पढ़ा कि मनुष्य या किसी भी जीव के द्वारा भोजन को ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है, उसमें अंतर्ग्रहण 2 चरणों में होता है। पहले चरण में वो भोजन को चबाएगा और दूसरे चरण में भोजन को निगलेगा। ठीक है, कृंतक दांतों के द्वारा भोजन को काटना और कुचलना काम किया जाता है। रंध्रक दांतों के द्वारा भोजन को चीरा और फाड़ा जाता है। अग्रचर्णक और चर्णों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। और जीवा के द्वारा उस भोजन को मुख गुहा के अंदर घुमाया जाता है, जिससे लार ग्रंथि से लार निकलती है। लार भोजन के साथ मिल जाती है और भोजन एक पेस्ट के रूप में बदल जाती है संरचना में, जिसको बोलस या निवाला करते हैं। अब ये बोलस, अब इस मुख गुहा के अंदर ये अंतर्ग्रहण हो गया। दूसरा चरण आता है पाचन। पाचन में पहला पढ़ना आपको मुख गुहा में पाचन, बक्कल कैविटी में पाचन। तो मुख गुहा के अंदर क्या होता है कि मुख गुहा के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है। लार ग्रंथि में टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, अतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। फिर जो बोलस या निवाला है वो कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी में पाचन नहीं होता है। फिर वो कहाँ जाता है, ग्रासनाल में। ग्रासनाल में भी पाचन नहीं होता है। फिर कहाँ आता है, आमाशय में आता है। तो आमाशय में जैसे ही भोजन आएगा तो वो 3 से 4 घंटे तक रुकेगा। ठीक है, फिर आमाशय के अंदर क्या होगा कि कुर्मा कुंचन गतियों के द्वारा उस भोजन को मथा जाता है। आमाशय में जठर रस पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अब सुनना कि जैसे ही सबसे पहले पाचन किसने शुरू किया था, लार ने। तो लार का पीएच कितना था, 6.8 था। मतलब कैसा था, हल्का क्षारीय। और आमाशय में HCl अम्ल निकलेगा तो लार के द्वारा जो पाचन की क्रिया शुरू हुई थी वो अब बंद हो जाएगी। अब क्या होगा कि जो पेप्सिनोजन है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है HCl की उपस्थिति में, और प्रोटीन HCl की उपस्थिति में अमीनो अम्ल में बदल जाता है। प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है आमाशय में। ठीक है, HCl अम्ल के 2 कार्य हैं, एक तो भोजन को सड़ने गलने से बचाता और दूसरा कार्य करता है जीवाणुओं को नष्ट करना। आज के लिए काफी है, इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।